दोस्तों, अगर आप भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और नॉर्मली कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो ये दोनों टेस्ट आपको ज़रूर कराना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं और कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम होता है, फिर हम गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी गायनेकोलॉजिस्ट हमें 1 साल तक ट्राई करने के लिए कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप नेचुरली ट्राई करो, क्योंकि मेडिकल में ये माना जाता है कि आफ्टर 1 ईयर भी अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हो तब वो इनफर्टिलिटी के कॉज की ओर बढ़ते हैं। और उनका ये मानना है कि 1 साल का टाइम पीरियड लग सकता है आपको कंसीव करने को। आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं और आपने 3 महीने तक ट्राई कर लिया है और 3 महीने के बाद भी आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पाई हैं, तो जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो पहला इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, और आपको ज़रूर कराना चाहिए। अब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होता है और ये आपको ज़रूर क्यों कराना चाहिए, और मैं ये क्यों कह रही हूँ कि जब डॉक्टर्स या मेडिकल इंडस्ट्री में 1 साल तक लोग वेट करने के लिए बोलते हैं, तो मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आपको 3 मंथ्स में ये करा लेना चाहिए। इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला, ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से आपको ये पता चलता है कि आपका जो एग है वो सही साइज़ का बन रहा है या नहीं बन रहा है, और दूसरा कि वो सही टाइम पे रिलीज़ हो रहा है या नहीं रिलीज़ हो रहा है। अब एग सही टाइम पे सही साइज़ का बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये रिलेटेड है पीसीओएस से। आजकल हमें पता है कि पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत ही कॉमन है, और हर साल ये ऑलमोस्ट 4 to 5% इंक्रीज़ हो रहा है फीमेल्स में। कभी क्या होता है, आजकल क्या होता है कि हम करियर में पढ़ाई में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि ऑलमोस्ट हम फैमिली प्लानिंग के बारे में 30 प्लस के बाद ही सोचते हैं। तो 30 प्लस ये आपको डॉक्टर्स भी वो लोग कंपेरेटिवली ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, उन्हें कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं, और जैसे जैसे ये एज 30 प्लस के बाद बढ़ता जाता है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते जाते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी 30 के प्लस हैं, अगर आप 30 के प्लस नहीं हैं तो आप बिल्कुल 1 साल वेट कर सकते हैं। अगर आप 30 प्लस हैं तो क्योंकि ऑलरेडी आपका एज बढ़ रहा है, उसी 30 के एबव है, और उसके बाद आप 1 साल और वेट करेंगे, तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग टेस्ट या एचएसटी टेस्ट जो है वो इतना कॉस्टली भी नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, पीसीओएस आजकल बहुत कॉमन हो चुका है और मेजर कॉज है इनफर्टिलिटी का। तो अर्ली स्टेज में अगर आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, और अगर प्रॉब्लम पीसीओएस ही है, तो ये बहुत इजीली इसका मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं चलता, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है अगर अर्ली स्टेज में आपको डिटेक्ट हो जाता है तो आइए जानते हैं कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग एक प्रोसीजर है जिसको आपको सोनोग्राफी सेंटर में कराना होता है, ये आपकी डॉक्टर करती हैं। इसमें आपको पीरियड के सेकंड डे जाना होता है, और सेकंड डे से आपकी स्कैनिंग शुरू होती है, जिसमें वो देखते हैं कि आपका एग जो है वो सही साइज़ में डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसा डेवलप हो रहा है और सही साइज़ में हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको सेकंड या थर्ड डे में जाना होता है, थर्ड डे ऑफ पीरियड सबसे पहले जाना होता है। उसके बाद फिर आपकी रेडियोलॉजिस्ट आपको बताती है कि नेक्स्ट आपको स्कैनिंग के लिए कब आना है। 4 से 5 दिन आपको जाना होता है अल्टरनेट डेज़ में, या 2 to 3 डेज़ में जाना होता है, और उसके बाद फाइनली वो आपको आपका साइज़, आपके एग का साइज़ बताती हैं कि ये कितना है, क्या है। अगर एग का साइज़, जो नॉर्मल एग का साइज़ होता है वो होता है 22 to 24 mm, जो मैच्योर एग है, जो रिलीज़ होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और जो ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के लिए। लेकिन जो मिनिमम साइज़ है एग का, जो कि प्रेगनेंसी के लिए रिक्वायरमेंट होता है कि इससे कम साइज़ अगर हुआ एग का तो वो एग जो है फर्टिलाइज़ नहीं हो पाएगा, तो वो मिनिमम साइज़ होता है 18 to 20 mm। तो ये जो प्रोसीजर है जो मैं आपको बता रही हूँ आपको कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, इसमें जो रेडियोलॉजिस्ट है वो यही चीज़ ये स्कैन करके पता करते हैं कि आपका जो एग है उसका साइज़ क्या है, और वो अकॉर्डिंगली सही साइज़ में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। कभी क्या होता है कि वो लोग देखते हैं कि नहीं बढ़ रहा है, तो फिर वो सजेस्ट करते हैं आपको कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो। 2 या 3 स्कैन के बाद वो सजेस्ट करते हैं कि जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए वैसा वो नहीं बढ़ रहा है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो, वो आपको
मेडिसिन सजेस्ट करेंगी और ये मेडिसिन ओरली आपको लेना होता है। और उसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो स्टिमुलेट करता है आपके एग की ग्रोथ को। दूसरी चीज़ें ये भी होती हैं कि कभी एग ग्रो कर रहा है लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो रहा है सही टाइम पर। एग ग्रो किया, मैच्योर हुआ, लेकिन वो रिलीज़ ही नहीं हो रहा है वहाँ से। तो जब रिलीज़ होके वो फैलोपियन ट्यूब में आता ही नहीं है, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता और आप कंसीव नहीं कर पाते। तो ये दोनों चीज़ें बहुत कॉमन है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि पीसीओएस जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत कॉमन है, फीमेल्स में आजकल बहुत कॉमन हो गया है और ये एक मेजर कॉज है इनफर्टिलिटी का। तो इसलिए आपको इसे जितने अर्ली स्टेज में हो आप ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग टेस्ट करा लेंगे। इससे दूसरी चीज़ आपको ये भी होगी कि आपको क्योंकि ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अराउंड 1100 to 1500 डिफरेंट सिटीज़ के अकॉर्डिंग पूरे स्कैन का लगता है। वन टाइम आपको पेमेंट करना होता है 1100 to 1500 और उसके बाद फिर आपकी सारे सिटिंग्स जितने भी होते हैं 4 या 5 वो सारे सिटिंग्स उसमें कवर होते हैं। इससे आपको दूसरा बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि आपको कभी क्या होता है कि आपको पता नहीं होता, आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि आपका एक्चुअल जो ओव्यूलेशन का डेट है वो क्या है। ओव्यूलेशन का एक, जैसे हम सभी जानते हैं कि ओव्यूलेशन एक पर्टिकुलर डे में होता है, एग रिलीज़ होता है और उस समय फर्टिलाइजेशन के लिए वो जो टाइम है वो सही होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि वो एक्चुअल टाइम क्या है क्योंकि आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। तो जो ये टेस्ट है, जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग टेस्ट है, इससे आपको एग्जैक्टली वो डे बताया जाता है कि ये डे जो है ये एग रिलीज़ होने का डे है आपका, और अभी ये फर्टिलाइजेशन के लिए जो एग है वो रेडी है। तो इससे आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग टेस्ट है ये बिल्कुल भी पेनलेस प्रोसीजर है। इसमें किसी भी तरह का आपको कोई पेन नहीं होता या किसी भी तरह का अलग से आपको कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है इसके लिए। आप नॉर्मली जाके स्कैन करा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम दूसरे टेस्ट में आते हैं जो कि है HST टेस्ट या हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी टेस्ट। अब ये क्या होता है? ये जो टेस्ट है ये आपके यूट्रस में एक डाई इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद एक्सरे लिया जाता है और इससे ये पता लगाया जाता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है और अगर फैलोपियन ट्यूब में किसी भी तरह का ब्लॉकेज है तो आपका एग फर्टिलाइज नहीं हो सकता और इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और फिर आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। ये नॉर्मली पीरियड्स के 9 to 11th डे में किया जाता है। वन टाइम प्रोसीजर है, आपको एक ही बार जाना होता है, एक बार करना होता है, लेकिन ये पेनफुल प्रोसीजर है। अगर आपको किसी भी तरह का ब्लॉकेज नहीं है तब भी ये पेनफुल है। इसके लिए आपको पेन का इंजेक्शन पहले लेना होता है, उसके 3-4 पहले, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी करता है तो 3-4 दिन पहले से कुछ मेडिसिन्स लेने होते हैं, एंटीबायोटिक्स लेने होते हैं, क्योंकि इसमें इंजेक्ट करते हैं डाई वगैरह और कुछ ट्यूब डालते हैं कैथेटर के थ्रू। तो ये क्या होता है कि इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं इसमें, और जैसा मैंने बताया कि ये पेनफुल भी है। तो क्या होता है जब हम नॉर्मली डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें ये 2 चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि ठीक है ये 2 चीज़ें आप करवा लो, बट हमें ये नहीं बताया जाता कि पहले हम क्या करवा लें। या कभी डॉक्टर, जैसे मेरे केस में हुआ, डॉक्टर ने मुझे कहा कि चलो 6 to 7 डेज़ हो गए हैं अभी पीरियड्स आके, तो इस टाइम 11th डे को पहले HST करा लो, नेक्स्ट वाले मंथ में आप करा लेना फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। तो क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं होता कि हमें पहले क्या कराना चाहिए और क्या नहीं कराना चाहिए, और डॉक्टर्स के पास भी शायद इतना समय नहीं होता कि वो सारी चीज़ें अच्छे से हमको एलेबोरेट करके समझा सकें कि क्या कैसी चीज़ें हैं। तो हालांकि मैं जब वापस आई, घर आई, तो मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च की, वीडियोस भी देखा कि ये दोनों टेस्ट क्या होते हैं, उसमें प्रोसीजर क्या होता है, बट कहीं भी मुझे कंपैरिजन नहीं मिला दोनों टेस्ट का कि दोनों टेस्ट में पहले हमें कौन सा कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए। तो मुझे लगा मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं ये सजेस्ट कर सकूं लोगों को कि अगर आपको ये दोनों टेस्ट कराने के लिए बोला गया है तो फर्स्ट वाले मंथ में आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग ही कराना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि PCOS बहुत कॉमन है, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज इतना कॉमन नहीं है जितना PCOS कॉमन है। तो मोर चांसेस क्या है कि जो इनफर्टिलिटी या जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उसके ज़्यादा चांसेस ये हैं कि एग के साइज़ में प्रॉब्लम है या एग रिलीज़ नहीं हो पा रहा है।
तो जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराने से सॉर्ट आउट हो जाएगा और आप करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि HSG टेस्ट अगर आप कराते हैं तो वो इतना पेनफुल प्रोसीजर है और हो सकता है ये इतना कॉमन भी नहीं है। तो आपको ये चीज़ें, जैसे मेरे वाले केस में हुआ कि मैंने पहले HSG करा लिया, मुझे इतना पेन हुआ, मैंने इतना पेन बियर किया, सारी चीज़ें नॉर्मल थी, थैंक गॉड। लेकिन ये पेन मुझे बियर करना पड़ा। मतलब अगर मुझे भी बताने के लिए कोई ये होता कि नहीं पहले आप ये टेस्ट करा लो, क्योंकि ज़्यादा कॉमन तो PCOS ही है, और क्योंकि जैसे ब्लड टेस्ट भी मैंने कराया था तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में था। PCOS के लिए आप ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि PCOS है या नहीं है। लेकिन PCOS की सीवियरिटी क्या है, मतलब आपका एग का साइज़ क्या बन रहा है, रिलीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आपको ब्लड टेस्ट से नहीं पता चलेगा। तो क्योंकि मैंने ब्लड टेस्ट पहले करा लिया था और PCOS का थोड़ा सा सिम्टम है मेरे में, ये भी पता चल चुका था, तो शायद अगर मैंने कोरिलेट किया होता इसको और मुझे पहले इसके बारे में नॉलेज होता या कोई बताने वाला होता, तो मैं HSG जैसे पेनफुल प्रोसीजर से नहीं गुजरती। तो इसलिए अगर आपको भी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है नेचुरली कंसीव करने में, और आप ये दोनों टेस्ट कराना चाह रहे हो, किसी भी तरीके से आपको पता हो, या आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से खुद जाकर बात करें कि आपको ये दोनों टेस्ट कराने हैं, 3 मंथ्स हो चुके हैं, आप 30+ हैं, और क्योंकि एज भी एक फैक्टर है, आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं विथ एज, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें कि इन दोनों टेस्ट में से सबसे पहले आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग ही कराएं। अगर उसमें सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, फिर फर्दर नेक्स्ट मंथ आप ये टेस्ट कराएं, क्योंकि HSG एक ऐसा टेस्ट है कि जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपके फेलोपियन ट्यूब में कोई थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है कहीं पर, तो क्योंकि डाई ये इंजेक्ट करते हैं बिल्कुल प्रेशर के साथ, तो थोड़ा सा जो ब्लॉकेज होता है वो डाई के साथ फ्लश आउट हो जाता है और फिर आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप भी ये दोनों टेस्ट कराना चाह रहे हैं या आप प्रेगनेंसी के लिए नॉर्मली ट्राई कर रहे हैं और 3 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं आपको, लेकिन आप कंसीव नहीं कर पाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये दोनों टेस्ट में से दोनों टेस्ट के लिए ज़रूर जाएं, और जिसमें से सबसे पहले आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग टेस्ट करवाएं अपने डॉक्टर्स का सजेशन लेके। अगर इन दोनों टेस्ट के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको इसके बारे में। थैंक यू।